आई नो यू आर स्ट्रेस फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स के साउंड चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए. डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन योर मिड टर्म एग्जाम्स फ्रॉम साउंड चैप्टर. कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप घबराओ ना. By the end of this video, you will be confident to appear in your midterm exams. शुरू करते हैं. Welcome to Learn with Yusuf. The first question is the displacement time graph of a sound wave produced by a vibrating wire is given as below. So ये बता रहा है displacement, मतलब y axis से हमें मिल सकता है amplitude और x axis से हमें मिल सकता है time period. So how are you so sure? बहुत ऑब्वियस है यार, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है तो इस तरीके से हमें पता है. सो उन्होंने बोला है हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ पी आर. अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिड्यूस द लेंथ पी आर का क्या मतलब. पहली बात तो आप डिफाइन करो लेंथ पी आर है क्या. सो कैन आई से पी आर इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम पीरियड. ठीक है, पी आर इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम पीरियड. अब वो क्या चाहता है आपसे कि आप इस पी आर को रिड्यूस करो. पी आर रिड्यूस करने का मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है टाइम पीरियड रिड्यूस करो. सो इफ यू वांट टू डिक्रीज द टाइम पीरियड यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. करेक्ट, इफ यू वांट टू डिक्रीज द टाइम पीरियड यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे होगी. उन्होंने टेंशन के थ्रू आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछा है. राइट, उन्होंने आपसे टेंशन के थ्रू पूछा है. सो देखो क्वेश्चन में टेंशन को एडजस्ट करना है. टेंशन को एडजस्ट करना है मतलब क्या कि टेंशन को या तो बढ़ाना है या तो घटाना पड़ेगा. समझा, हमें टाइम पीरियड रिड्यूस करना है. टाइम पीरियड रिड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है. अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए आपको टेंशन में क्या चेंजेस लाना है वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, टू डिक्रीज लेंथ पी आर. समझे कि नहीं समझे. टू डिक्रीज लेंथ पी आर विच इज टाइम पीरियड बेसिकली. टू डिक्रीज लेंथ पी आर विच इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज हैज टू बी इंक्रीज्ड. ये समझा, frequency has to be increased, and if frequency has to be increased tension also has to be increased. So tension in the string has to be increased. अब आप यहां कैसे कॉन्फिडेंट हो has to be increased because हमें पता है that frequency is directly proportional to root of tension. So if the tension increases the frequency increases. If the frequency increases, the time period decreases, and if the time period decreases, मतलब हमें length PR में reduction मिल जाएगा. I hope this is clear to everyone. Okay, let's start with the B question. It says which characteristic of sound is affected by the reduction of length PR? Come on, अगर time period कम हुआ, length PR reduce हुआ, time period कम हुआ, frequency बढ़ा. frequency के अंदर changes आना मतलब कौन सी sound की characteristic. भाई sound की 3 characteristic property है. loudness which is decided by amplitude, frequency, pitch which is decided by frequency, and then you have quality or timbre which is decided by the waveform. तो अगर frequency में change आया मतलब किस में change आया, pitch में, तो हम क्या बोलेंगे which characteristic of sound is affected by the reduction of length PR. We say pitch is affected by reduction of PR. या फिर आप ये भी लिख सकते थे frequency is decreased, या फिर frequency is increase decrease जो भी है आप बोल सकते थे बिकॉज पिच को फर्क पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सबमरीन इन द सी सेंड्स अल्ट्रासोनिक पिंग एंड अ स्टॉपवॉच इज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली. जैसे ही उसने अल्ट्रासोनिक बोला मतलब आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला आने वाला है. D इज इक्वल्स टू VT/2 या फिर V इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूँ मैं, D इज इक्वल्स टू VT/2 या फिर V इज इक्वल टू 2D/T. तो साइमल्टेनियसली द स्टॉपवॉच स्टॉप्स और रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल एंड रीड्स 1 minute 40 seconds. सो टाइम कितना दिया आप लोग को. कम ऑन, टाइम दिया है 1 minute 40 seconds. इसका मतलब टाइम दिया है 1 minute कितना हुआ, 60 seconds हुआ, 40 टोटल टाइम दिया हुआ है 100 seconds. ठीक, उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सबमरीन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड. भाई इतना सिंपल सवाल है. ठीक है, ये तो बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला से. ये शिप है तुम्हारा, ये सबमरीन है, यहाँ से साउंड आया और यहाँ पे साउंड गया. कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड लगे जाने और आने के. राइट, तुमको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस. राइट, डेप्थ मैंने डेप्थ वाले लॉजिक से बताया बट वही एक चीज़ है. तो D इज इक्वल्स टू VT/2. शुड आई सॉल्व दिस? आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे. कम ऑन, योर एग्जाम्स अप्रोचिंग. आप ये सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको समझा या नहीं समझा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अब ना मैंने रेजोनेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं. वो उसका बहुत स्पेसिफिक आइडिया था. तो रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन रेजोनेंस, पहले मैं रेजोनेंस टॉपिक समझा देता हूँ बिकॉज ये बहुत टॉपिक कंफ्यूज करता है बच्चों को ना. व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस हमें ये बोलता है दैट भाई, रेजोनेंस सेज दैट भाई जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, राइट,
किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर किसी और ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर किसी और ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, पक्का एक लाउड साउंड आएगा। पक्का एक लाउड साउंड आने का मतलब क्या है? रेजोनेंस आएगा। सो रेजोनेंस की पहचान ही क्या है? लाउड साउंड। एंड लाउड साउंड का मतलब क्या होता है? ह्यूज एम्पलीट्यूड। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सुनाई दे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, जब भी आपको क्वेश्चन में सुनाई दे लाउडनेस इंक्रीज हुआ, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आनी चाहिए, वो है रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? दैट व्हेन द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से एक पीक एम्पलीट्यूड आएगा जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है द डायग्राम गिवन बिलो शो टू साउंड बॉक्सेस। अच्छा, इसकी एक और पहचान है जब भी दो साउंड बॉक्सेस, दो सेटअप्स है, मतलब दो फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक पहचान है इसकी रेजोनेंस की। ठीक है, सो द डायग्राम बिलो शोज टू साउंड बॉक्सेस ए एंड बी विथ वायर ऑफ सेम लेंथ L एंड टेंशन 100 kgf with different cross-section areas simultaneously. Vibrating tuning forks of frequency 300 Hz are placed on the boxes A and B. The paper rider मतलब paper falls off in the case of B but not in the case of A. तो भाई दो सेटअप है, ये देखो, ये दो सेटअप है, दोनों के ऊपर इस तरीके से पेपर रखा गया है, राइट। और दोनों की जो स्ट्रिंग्स है, लेंथ है, उनका मास सेम है, टेंशन सेम है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया में थोड़ा बहुत फर्क है, विच इज रेडियस में फर्क है। उन्होंने बोला है कि जब हम बाहर से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाहर से एक ट्यूनिंग फोक लाते हैं 300 हर्ट्ज का। 300 हर्ट्ज का मतलब क्या कि फोर्स फ्रीक्वेंसी है, ये बाहर से ट्यूनिंग फोक जब लाया और दोनों ही सेटअप्स के ऊपर रखा, साउंड बॉक्स ए और साउंड बॉक्स बी, तो साउंड बॉक्स बी में पेपर राइडर फॉल हो गया। अगर अचानक से पेपर राइडर फॉल हुआ मतलब एक्सट्रीम एनर्जी आई, एक्सट्रीम एनर्जी मतलब एम्पलीट्यूड, समझ गया? कौन सा कंडीशन है? रेजोनेंस का कंडीशन है। तो क्या बोला है? नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ऑफ पेपर राइडर इन बी। तो हम बोलेंगे नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना। तो क्या है? रेजोनेंस अकर्स, है ना, रेजोनेंस अकर्स, या आप ऐसे बोल सकते हो द फिनोमेना डिस्कस, द फिनोमेना डिस्कस्ड इज रेजोनेंस, है ना। एंड अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट आई मीन एक्सप्लेन द फिनोमेना, तो हम क्या बोलोगे? आप क्या बोलने वाले हो इसमें? द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी of tuning fork is equal to the natural frequency of sound box B, right? हाँ, sound box B, है ना? That's it. This is the process. This is the explanation. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Rohan conducted an experiment on echo in different media. He observed that a minimum distance of x meters is required for the echo to be heard in oxygen. देखो भाई, minimum distance in air, minimum distance is air, it has to be 17.2 मीटर। अगर उससे ज़्यादा है डिस्टेंस तो ही एको सुनाई देगा, पॉसिबिलिटी है। अगर 17.2 से कम है तो एको सुनाई नहीं देगा। तो वो बोल रहे हैं he observed that a minimum distance x meters is required to hear echo in oxygen and y meters in benzene. Compare x and y, justify your answer. Don't you think बहुत ज़्यादा सिंपल होगा ये सॉल्व करना? ठीक है, चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें दोनों ही की जगह स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ और कंपेयर एक्स एंड वाई, मतलब दोनों के डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो कोई भी एको सुनाई देने के लिए मिनिमम डिस्टेंस तो होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम टाइम होता है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर पाता है। व्हाट इज दैट मिनिमम टाइम? अगर आप लोग ने बोला 0.1, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट। चलो, तो हम क्या बोलेंगे? टाइम तो हमें दोनों केस में मालूम है, हमें दोनों केस में स्पीड भी मालूम है, हमें बस कंपेयर करना है। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर ऑक्सीजन, क्लियर एवरीवन, फॉर ऑक्सीजन। एंड जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो बिल्कुल स्किप कर सकता है और आगे के क्वेश्चंस, वीडियो स्किप मत करना, आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकता है, बिकॉज योर टाइम इज वैल्यूएबल। ये मैं पिछले 2 वीडियो से बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपको बस यहाँ पे मैं अप्रोच में हेल्प करते हुए दिखना चाहिए। माई आइडिया इज नॉट टू गिव यू ब्यूटीफुल सोल्यूशंस, उसके लिए तो भाई इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे रिसोर्सेज है। आप सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करो, आप देखो कि आप भी ऐसे ही सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। फॉर ऑक्सीजन अगर मैं D इज इक्वल्स टू VT/2 का फॉर्मूला लगाओ तो D क्या ले लूंगा? X, V क्या ले लूंगा मैं? 340 इंटू टाइम क्या? 0.1/2। मेक सेंस? तो X को हम ऐसे ही रहने देते हैं, मैं कैंसिलेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं सॉल्व वगैरह नहीं करूँगा। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ फॉर बेंजीन कैन आई सेल यूज द सेम फार्मूला विच इज दिस टाइम y इज इक्वल्स टू VT। V क्या है? 200 इंटू टाइम क्या होगा? 0.1 होगा एंड ये 2। सो दिस इज इक्वेशन 2। हमें कंपेयर करना है x एंड y को, मतलब मैं इसे डिवाइड करूंगा। सो x बाई वाई इज इक्वल्स टू
ये क्या हो जाएगा 340 इंटू 0.1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर जाएगा 2 एंड ये कितना है 200 into 0.1. So now you know what is getting cancelled. This is cancelling out. So you are left with 340 by 200. So answer कितना आया? ये आंसर आया 17.2, लेकिन 1 नहीं, इसको अपन रेशियो में रहने देना चाहते हैं ना, तो x बाय वाई को कंपेयर अगर करना है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 17 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो x बाय वाई का रेशियो क्या आया, x बाय वाई का रेशियो आया 1.7:1. ओके, आई होप दिस मेक सेंस एवरीवन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से ना आपको एक्चुअली एको का कंडीशंस याद होगा। व्हाट इज एको? एको इज बेसिकली कि जब आपका मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा होगा तो ही एको सुनाई देगा, राइट। दूसरा कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, जो सामने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए वो ह्यूज होना चाहिए। ये कंडीशंस है एको के लिए। आप खाली ये नहीं बोल सकते एको का मतलब रिपीटिशन ऑफ साउंड, ये नहीं होता, समझना। कंडीशंस ऑफ एको भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए समझते क्या बोला है। नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार। सो चलो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल, नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार। सब बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। अब इसी पे एक क्वेश्चन किसी स्कूल में पूछा जा सकता है, कोई भी, कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स ही क्यों? तो आप बोलोगे सिंस दे हैव हाई डायरेक्टिविटी एंड हाई एनर्जी। आई रिपीट, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कौन सी वेव सोनार में यूज होती है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाई ओनली अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, तो आप बोलोगे हाई एनर्जी एंड हाई डायरेक्टिविटी। हाई डायरेक्टिविटी का मतलब क्या, उनके पास ज्यादा डायरेक्शन है और वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं होते, डिस्टॉर्ट नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया अल्ट्रासोनिक वेव्स are used in sonar। Next question है कि in the above diagram Lata stands between two cliffs. Okay, cliff A and cliff B and claps her hand. Determine the time taken by her to hear the first echo. Determine the time taken by her to hear the first echo। अब कोई भी बच्चा यही सोचेगा कि भाई यहाँ पे ना उसको 2 एको सुनाई देंगे, और मैं भी उसी बच्चे में से हूँ, ठीक है। मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ कि क्यों 2 एको सुनाई देंगे। इट इज बिकॉज कि भाई साउंड यहाँ से भी आ रहा होगा, साउंड यहाँ से भी आ रहा होगा, बराबर, राइट। साउंड यहाँ से भी आ रहा होगा, साउंड यहाँ से भी आ रहा होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। आप नोटिस करो, पहली बात तो लता का क्लिफ ए से कितना डिस्टेंस है? लता का क्लिफ ए से डिस्टेंस है 10 मीटर। मुझे बताओ 10 मीटर क्या 17.2 से कम है? हाँ, अरे हाँ यार सर, अगर एको तो हमें तभी सुनाई देता है जब डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लता वोंट हियर an echo, Lata won't hear an echo, Lata won't hear an echo from cliff A. Lata won't hear an echo from cliff A since the distance between Lata and cliff A is 10 meter, which is less than 17.2 मीटर टू हियर एन एको। अब इसके बाद हमें फर्स्ट एको का फाइंड करना है, राइट। तो मतलब मैं दूसरे वाले डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, डी टाइम ढूंढना है, राइट। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू VT by 2। यस और नो बताइए, डी कितना है इस बार? डी कितना लोगे? कैन आई से डी लोगे 160 मीटर, राइट, बिकॉज ये डिस्टेंस है। तो क्या लेंगे हम, डी इज 160। वी कितना लेने बोला है उन्होंने? 320 लेने बोला है। तो क्या होगा 320 टाइम्स टी कितना, टी तो ढूंढना ही है, सॉरी, और यहाँ पे कितना 2। सो इफ यू कैलकुलेट दिस बिकम्स 160, राइट। सो टी कितना आ रहा है, 1 सेकेंड आ रहा है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट एको? द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट एको इज 1 सेकेंड। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जिस क्लास में बैठा हुआ हूँ वहाँ पे खुद ही इतना ज़्यादा रिवर्ब हो रहा है ना। व्हाट इज रिवर्बरेशन? एको में ओरिजिनल साउंड और रिपीटेड साउंड के बीच में डिस्टिंक्शन होता है। अगर मैं बोलूँ हेलो 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 हेलो, ये एको था। लेकिन यहाँ पे जो क्लास में हो रहा है, आई एम श्योर वो आपका आई मीन लिसनिंग आउटपुट बेकार ना करे। आई हैव टू फिक्स दिस। बट रिवर्बरेशन में क्या हो रहा है, मेरा जो ओरिजिनल साउंड है वो आसपास के दीवारों से, रिफ्लेक्टर्स से, है ना, मिक्स होकर आ रहा है। सो माई ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज मिक्सिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आवाज गूंज रही है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्या बोलते हैं उसको, इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस। सो या लेट्स गो अहेड। सो द नेक्स्ट वन इज इन द डायग्राम
अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज केप्ट नियर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विथ वाटर. The length of the air column is adjusted by opening the tap of the burette at the length, हाँ है ना, at the length 5 centimeter. The air column, a loud sound is heard, right? At this point, a loud sound is heard. जैसे तुमने ये word सुना, a loud sound is heard, दिमाग में क्या आया? बताओ 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 बताओ, दिमाग में क्या आया? जैसे तुमने loud sound यहाँ सुना, दिमाग में क्या आया? Resonance आया. उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा है. Name the phenomena illustrated by the above experiment. आप बोलोगे resonance is the phenomena which is, है ना, आप पूरा लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? Why is a loud sound heard at this particular length? आप बोलोगे since the frequency of tuning fork, है ना, tuning fork ही था, हाँ, yes, the frequency of tuning fork is equal to the frequency ऑफ, क्या नाम है इसका भाई का? ब्यूरेट नाम है ना, स्पेलिंग देख लेते हैं फटाफट. ब्यूरेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्यूरेट बिकॉज ऑफ एयर कॉलम, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम है ना. सो या दिस इज योर आंसर, बिकॉज इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है. अब उन्होंने क्या बोला? इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फोक इज रिप्लेस विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, if the present tuning fork is replaced with a tuning fork of higher frequency, should the length of the air column increase or decrease to produce a loud sound? Logic. चलो, हमें रेजोनेंस अकर करने के लिए क्या चाहिए? हमें फ्रीक्वेंसी मैच करवानी है. अगर मैं सामने से बोल रहा हूँ ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो मुझे कैसे भी करके ब्यूरेट की भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है. आई रिपीट, रेजोनेंस तभी होता है जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करे. अगर तो ब्यूरेट की फ्रीक्वेंसी, हाँ, ब्यूरेट की फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द एयर कॉलम, राइट? ब्यूरेट की फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द एयर कॉलम शुड बी मैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक. अब उन्होंने ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, तो अगर मुझे वापस से रेजोनेंस करवाना है तो मुझे ब्यूरेट की भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी. अब ब्यूरेट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तब होगी जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल डिक्रीज. कैसे सर? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. ये हमें मालूम है. सो हम क्या बोलेंगे? For resonance, frequency of the burette due to air column must increase, and for that you need to decrease the length of the air column, right? For frequency of the burette, for resonance, frequency of the burette due to air column must increase. Therefore, length of air column must decrease. Why? Because frequency is inversely proportional to the length of air column. I hope this makes sense to everyone. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन. ही हियर्स द एको आफ्टर 3 seconds. फेयर. ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर ही फायर्स अगेन एंड हियर्स एन एको आफ्टर 2.5 seconds. सिचुएशन, या मैं बोलूँ डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना डायग्राम के फंस जाओगे इस क्वेश्चन में. सो मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ. सो लेट्स से द डिस्टेंस इज d फ्रॉम दिस क्लिफ and he hears an echo after 3 seconds. So time कितना जा रहा है? 3 सेकेंड जा रहा है सर. ओके, फेयर इनफ. उन्होंने बोला है on moving closer to the cliff, क्लियरली मेंशन किया है the person is moving closer to the cliff by 82.5 मीटर. मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 82.5 मीटर हो गया. मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो उस इंसान का है फ्रॉम द क्लिफ हैज नाउ बिकम d minus 82.5. आई होप ये समझ में आ रहा है सबको. ये डायग्राम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग मगजमारी करो. जितना अच्छे से डायग्राम क्लियर होगा उतना ही अच्छे से क्वेश्चन समझेगा. आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन. अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हियर्स एन एको आफ्टर 3 seconds. ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर. तो ये क्लोज शिफ्ट हो गया, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ही फायर्स द गन अगेन एंड हियर्स एन एको आफ्टर 2.5 seconds, विच इज़ वेरी फेयर. कि पहले उसको यहाँ से 3 सेकंड में एको सुनाई दे रहा था, अब यहाँ से 2.5 सेकंड्स में एको सुनाई दे रहा है. तो देखो मैंने सब चीज़ें मार्क कर दी है आप लोग के लिए. अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड द स्पीड ऑफ द साउंड. 2 इक्वेशंस बनेंगे, मुझे यही दिख रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड दिया नहीं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? पहला इक्वेशन विल बी d इज इक्वल्स टू vt by 2. येस और नो?
अब d मुझे पता नहीं है, वही ढूंढना है। v कितना है वो भी नहीं पता मुझे, t लेकिन मुझे पता है कितना 3/2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ जाना चाहिए d इज इक्वल्स टू 1.5 v। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने जहाँ तक लग रहा है सही तो किया है, गड़बड़ नहीं की है, ठीक है, बिकॉज हाँ फेयर। अब नेक्स्ट अगर इक्वेशन हम बनाए तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या डिस्टेंस लेंगे ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोगे d माइनस 82.5, क्यों? बिकॉज नए वाले पोजीशन से अगर देखो क्लिफ का तो d माइनस 82.5 आएगा, तो हम लिखेंगे d माइनस 82.5 इज इक्वल्स टू VT/2। t कितना है? t सेकेंड वाले के लिए है 2.5/2, यस और नो? तो अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हम यहाँ पे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देने चाहिए, तो d का वैल्यू मैं 1.5 v लिख सकता हूँ, राइट? अगर मैं हाँ इसको इक्वेशन 2 बोल देता है। अब इक्वेशन 1 में d का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 v माइनस 82.5 इज इक्वल्स टू 2.5 का अगर मैं आधा करूँ, 25 का आधा कितना होगा? 12.5। सो दिस वुड बिकम 1.25, सो दिस इज 1.25 v, फेयर। सो ये कितना हो जाएगा 1.5 v माइनस 1.25 इज इक्वल्स टू 82.5। नाउ इफ यू सॉल्व दिस फर्दर, 1.5 में से 1.25 मतलब 150 में से 25 जाएगा तो 0.25 बचेगा। 0.25 v, I'm so sorry, यहाँ पे दोनों जगह v आएगा। 0.25 v is equals to 82.5। Anyone who has understood this question can now skip to the next question because you can save your time. It is 82.5 upon 0.25, तो कितना हो जाएगा 8250 upon 25। Now you solve this by this 25 times 1, 25 times 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, हाँ तो कितना आया 75 आया। वापस से कितना आएगा 3 सा एंड 330, वाओ। सो v का वैल्यू कितना आया 330 मीटर पर सेकेंड। अब 330, 340, 350 के आसपास आया तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके अलावा कुछ आया होगा 600, 500 आ गया तो राउंड गया, तो वेलोसिटी मिल गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द क्लिफ, तो हम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई वुड प्रेफर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1। सो d कितना आ जाएगा? d वुड बी 1.5 टाइम्स 330। अब या तो इसे ऐसे सॉल्व कर लो या फिर आप बोल दो 15/10 इज इक्वल्स टू 33, आई मीन 330, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 33 टाइम्स 15 करना है। 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम्स 3 इज 15, 16, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3, दिस इज 5, दिस इज 9 एंड दिस इज 4, दिस इज 495 मीटर्स। सो इतने मीटर्स की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है इंसान फ्रॉम द क्लिफ ओरिजिनली। इनिशियल पोजिशन बोला था, देखिए इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस उसका क्या था, तो 495। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज I'm so sorry. A person is standing at a distance x in front of a cliff, fires a gun. Another person B standing behind the person A at a distance y from the cliff hears the two sounds of the fire shot 2 seconds and 3 seconds respectively. Calculate x and y. Again, आप लोग को पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाएगा, ठीक है? तब सुनिए। पहला, a person standing at a distance x in front of a cliff fires a gun. So हम इसे person A ले लेते हैं एंड यहाँ पे x डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है वो, ठीक है सर, x डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है फ्रॉम द क्लिफ। अनदर पर्सन B स्टैंडिंग बिहाइंड पर्सन A, ठीक है, अनदर पर्सन B स्टैंडिंग बिहाइंड पर्सन A फ्रॉम द क्लिफ विच इज y डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है वो, hears the two sounds of fire shots 2 seconds and 3 seconds respectively. Calculate x and y. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गन इस इंसान ने फायर किया, राइट? अगर गन इस इंसान ने फायर किया इसका मतलब सुनाई इसे दे रहा है, इसके पर्सपेक्टिव से जाननी हमें बात है, राइट? मतलब हमें इसके पर्सपेक्टिव से इक्वेशंस बनाना है। आई रिपीट, हमें इसके पर्सपेक्टिव से इक्वेशंस बनाने हैं। ये समझा मैंने क्या बोला? हमें इसके पर्सपेक्टिव से इक्वेशंस बनाने हैं। अब जब ए ने फायर किया गन, राइट, जब ए ने फायर किया गन तो इस बी को 2 साउंड सुनाई दिए होंगे, एक जो कि डायरेक्टली ए से ट्रैवल हुआ, राइट, एक जो पूरा डिस्टेंस कवर करके आया। आई रिपीट, हमें पर्सन बी के पर्सपेक्टिव से सुनना है ना? तो बी के लिए 2 इक्वेशंस बनेंगे, एक के डायरेक्टली जो साउंड आया होगा, कितने सेकंड में आया साउंड? 2 सेकंड में आया साउंड, राइट, बराबर। कितने सेकंड में आया? 2 सेकंड में साउंड आया, बराबर। और दूसरा हमें किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? हमें किसके पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई दूसरा तो एको से आया होगा, राइट? ये क्लियर हुआ, बराबर है? चलो समझता। तो बताइए पहले इक्वेशन में क्या मैं बोल सकता हूँ, y माइनस एक्स। अब आप बोलोगे y माइनस एक्स क्यों लिया? y माइनस एक्स क्यों लिया? सोचो, अरे यार भाई, अगर पहला साउंड डायरेक्टली आया है a से b की तरफ तो ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? y माइनस एक्स है ना,
बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, y माइनस एक्स, राइट। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, d इज इक्वल्स टू वी टी। अब बहुत से को बच्चों के दिमाग खराब हो जाएंगे, सर VT/2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमने साउंड चैप्टर में तो ये फॉर्मूला यूज किया। ना 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 भाई, पहला साउंड एको की वजह से नहीं आया, पहला साउंड तो डायरेक्टली आया है। तो डायरेक्ट साउंड जब आया होता है, बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो हम क्या यूज करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वी कितना है 320 इनटू कितना टाइम 2 सेकेंड्स, यस और नो। भाई पहला साउंड तो उसको 2 सेकंड में आया ना, ठीक है। अब बताइए, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स वुड बी 640। एम आई क्लियर विद दिस, दिस इज 640 मीटर। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने बोला है कि 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला साउंड तो उसको 2 सेकंड में आ गया, दूसरा 3 सेकंड के बाद आया। मतलब क्या कि ये वाला जो साउंड आया होगा, इसने यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लिए और वापस से 2 सेकंड, मतलब टोटल 5 सेकंड लिया। समझा कि नहीं, कि 5 सेकंड लगे ना, तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर 2 सेकंड तो यहीं से यहीं ट्रैवल करने आया है, तो ये वाला डिस्टेंस तो ज्यादा है। मतलब यहां जाने और यहां टोटल आने में, वापस से देखो, यहां टोटल जाने और यहां टोटल आने में टोटल कितना लगा, 5 सेकंड लगा, हाँ या ना। अब बताइए, और हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम बी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, राइट। हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम बी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये कैमरा को क्या हो गया, हाँ ठीक है, हम बी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो क्या मैं इक्वेशन 2 ऐसा बना सकता हूं, d इज इक्वल्स टू VT/2 अगेन, यस और नो। लेकिन इस बार मैं क्या लिखूंगा, y, बिकॉज हम वापस से b के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। v क्या लिखूंगा, v लिखूंगा 320, टाइम 5 सेकंड लिखूंगा, समझा क्यों 5 सेकंड, बिकॉज जाने और आने दोनों का टाइम है, अपॉन 2, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 160 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 टाइम्स 5, तो y का वैल्यू 5 0 0, 5 6 30 एंड 5 800, तो y का वैल्यू तो कितना आ गया, 800 आ गया, बराबर। y का वैल्यू कितना आ गया, 800 आ गया। अब हमें x का वैल्यू ढूंढना है, जो कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं और निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 640, यस और नो। तो y का वैल्यू कितना 800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 640, तो x कितना हो जाएगा, x वुड बी 800 माइनस 640 विच इज इक्वल्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 मीटर। सो x का वैल्यू कितना आया, 160 मीटर आया, एंड y का वैल्यू कितना आया, 800 मीटर आया। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब ये कैमरा में क्या ही हो रहा है, आई थिंक आई हैव टू टेक दिस अ बिट क्लोजर टू मी सो दैट प्रॉब्लम अब ना आए। फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बिलो शोज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ 2 वेव्स ए एंड बी, कंपेयर द एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। ओके कम ऑन, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले तो हम ग्राफ ए देख लेते हैं। ये ग्राफ ए है, ग्राफ ए का एम्पलीट्यूड इज 10, राइट। ग्राफ ए का एम्पलीट्यूड इज 10 एंड ग्राफ बी का एम्पलीट्यूड इज 5। तो चलो निकालते क्या आएगा। सो हमें क्या चाहिए, कंपेयर एम्पलीट्यूड करना है, राइट। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ए बाय एम्पलीट्यूड ऑफ बी, राइट। अगर ग्राफ से आप ऑब्जर्व करो तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए कितना है 10, एम्पलीट्यूड ऑफ बी कितना है 5, आंसर कितना आया 2:1। तो पहला आंसर तो क्लियर। नेक्स्ट बोला है वेवलेंथ कंपेयर करना है। तो चलो वेवलेंथ क्या है, एक कंप्लीट वेव की बात हो रही है, राइट। तो चलो बताओ, एक कंप्लीट वेव की बात हो रही है। तो ए ने एक कंप्लीट वेव कितने में किया, 8 में, राइट, 8 सेंटीमीटर्स, दिस इज राइट। एंड इसकी अगर बात करें तो एक कंप्लीट वेव कितने में हुआ, कहाँ है भाई, 16 में हुआ, राइट। सो हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ ए टू वेवलेंथ ऑफ बी। भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ ए इज इक्वल, सॉरी भाई, वेवलेंथ ऑफ बी कितना है बताइए। वेवलेंथ ऑफ ए इज 8 एंड वेवलेंथ ऑफ बी इज 16, सो 8/16 विच इज 1:2, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाने वाला है आपको। अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड एंड ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली. He hears an echo from the cliff after 8 vibrations of the pendulum. If the velocity of sound in air is 340 मीटर per second, find the distance of the cliff from the observer. जब आपने पहली बार ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो आपका दिमाग खराब होना चाहिए, राइट। आप कोई सामने से टीचर बोल रहा है दिमाग खराब होना चाहिए, अरे भाई तो ही तो सीखोगे, है ना। अब देखो बेसिक आइडिया ये है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं, है ना, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, या फिर आप बोलो बॉटम, लाइक रिवर्स में सोचो। फाइनल में क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है, राइट। ये तो हमें पता है। अगर रफ में लिखो, डिस्टेंस क्या है, VT/2, राइट। मुझे V पता है, हाँ सर पता है, कितना है V, 340। मुझे टाइम चाहिए, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मुझे D तो आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे यही करते हैं। पूरा जब क्वेश्चन रीड करते हैं उनको लगता है अरे यार ये क्या दे दिया है, नहीं समझ रहे हैं। भाई तुम्हें फंडामेंटली क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है।
तो मेरे साथ रहो, तुम्हें समझेगा। तुम्हें अगर डिस्टेंस ढूंढना है, तुम्हें डिस्टेंस ढूंढने के लिए वी टी चाहिए, तुम्हारे पास वी है, मतलब तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, टी पे। मतलब सवाल शुरू होगा टाइम ढूंढने से, ये क्लियर हुआ? सवाल शुरू होगा किससे? टाइम ढूंढने से। तो चलो समझते हैं क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक पेंडुलम है जिसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज 5 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या कि एक सेकंड में पेंडुलम कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है? 5 ऑसिलेशंस। ये समझा? उन्होंने बोला है कि जब वो गन और पेंडुलम को साथ में स्टार्ट करता है तो उसको जो पहला एको है वो कब आ रहा है? 8वें वाइब्रेशन पे आ रहा है। मतलब 8वें वाइब्रेशन का जो टाइम होगा उस पे उसको एको सुनाई दे रहा है। मतलब अगर मैंने टाइम ऑफ वाइब्रेशन निकाल लिया पेंडुलम का तो मुझे एको का भी टाइम मिल गया, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम मुझे मालूम है 5 हर्ट्ज है। हम ना पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 1/5 बराबर। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम को 1/5 सेकेंड लगता है। तो 8 ऑसिलेशंस, 8 मतलब क्या? 8 वाइब्रेशन करने में कितना लगेगा? 8 × 1/5। आई रिपीट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम को 1/5 सेकेंड लगता है, तो 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में उसको 8/5 लगेगा। मतलब अगर, और वही तो चाहिए कि 8वें वाइब्रेशन पे एको आ रहा है, मतलब टाइम फॉर 8 वाइब्रेशंस इज 8/5 सेकेंड्स। यस और नो? अब क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है? यही 8वें वाइब्रेशन पे एको सुनाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? टाइम फॉर एको इज 8/5 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ, अब क्या ढूंढना है? डिस्टेंस इज vt/2। इफ डिस्टेंस इज vt/2, v कितना है आपका? 320। टाइम आपको कितना मिला? सॉरी 320 नहीं है, 340 है इन्होंने दिया। 340 टाइम कितना है? 8/5 अपॉन ऑलरेडी क्या था? 2 था। यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या आंसर आया। ठीक है, लेट मी चेक। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं ना ये वाला क्वेश्चन आखिरी के लिए रख रहा हूँ जान करके, बिकॉज ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और आपको समझाने के लिए काम आएगा। अपन फटाफट ये कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स बिटवीन पी, क्यू एंड आर? वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ, राइट? वेवलेंथ चाहिए। तो बताइए, तो पी, क्यू एंड आर का अगर वेवलेंथ चाहिए तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ले क्या? तो फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी का रेशियो है P/Q/, है ना? सो फ्रीक्वेंसी क्या है पहले तो वो निकाला। तो P/Q/R क्या आएगा बताइए? P/Q/R क्या आएगा? कैन आई से इट इज 3:2:1? यस और नो? हाँ या ना? 3:2:1, ये क्लियर हुआ? ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका? सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई। देखो सिंपल है, आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। यस और नो? वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा होता है, राइट? अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को एक कांस्टेंट टर्म मान लूं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, वेलोसिटी को एक कांस्टेंट टर्म मान लो वेलोसिटी को मैंने बोल दिया 2L, राइट? वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया? 2L बोल दिया। तो क्या हम हर एक के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं? तो अगर मैं लैम्डा 1 की बात करूं तो लैम्डा 1 कितना हो जाएगा? 2L/f1, 2L/f1। लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? 2L/f2। और लैम्डा 3 क्या हो जाएगा? 2L/f3। ये समझा? मैं कांस्टेंट वैल्यू मान के चल रहा हूं 2L। आप कुछ भी मान सकते थे सर, 2L ही क्यों माना? कुछ भी मानो, ठीक है? इसका मतलब क्या कि जो वेवलेंथ्स है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। आप सोचिए, अगर मैं लैम्डा 1 निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2L/3। ये समझा? अरे यार ये देखो ना, P के लिए कितना है? 3 है, Q के लिए कितना है? 2 है, और R के लिए कितना है? 1 है। तो मैं F1 क्या लिखा? 3 लिखा। लैम्डा 2 क्या लिख सकता हूँ? 2L/2 लिख दूं। यस सर। अब 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, खाई मत करना। और लैम्डा 3 क्या लिख सकता हूँ? 2L/1 लिख सकता हूँ, बराबर है? तो चलो लैम्डा अगर मुझे मिल गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ वेवलेंथ के लिए? लैम्डा 1 विच इज P/Q/, सो P/Q/R। तो पहले वाले का क्या था? 2L/3, राइट? इस 2। दूसरे वाले का क्या था? 2L/2 तीसरे वाले का क्या था? 2L। अब मुझे बताइएगा बेटा, 2L सब में कॉमन है तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाने वाला है, राइट? या चलो है ना, 2L वैसे भी कॉमन है, सब में कैंसिल हो जाएगा। आप एक बताइए कौन से नंबर से, डिनोमिनेटर में देखिए इतने सारे नंबर है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 3 कैंसिल हो जाए? तो आप बोलोगे 3 से। तो एक काम करो, पहले 2L कैंसिल हो गया और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2L कैंसिल हो गया, साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिला बताइए? क्या मिला? अगर पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 1:2। दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? क्या मिला बताइए? 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 3/2, राइट? 2।
और तीसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला वापस से 3 मिला, राइट। अब वापस यहाँ पे 2 भी एक कॉमन आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 2:2, 3:6। अब बताइए क्या ऐसा कोई दिख रहा है ऑप्शन? बोलोगे यस सर दिख रहा है। भाई आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए तो ये वाला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट माना जाता है बड़ा इजी क्वेश्चन, राइट। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये तरीका समझा, या अगर कोई और बेटर तरीका है तो प्लीज आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इज ट्राइंग टू क्रिएट म्यूजिकल नोट्स यूजिंग वाटर फिल्ड बॉटल्स। अरे बाप रे, जैसे ही वाटर फिल्ड बॉटल्स बोला तो मतलब कुछ तो एयर कॉलम वगैरह वाला हिसाब किताब आया, राइट। as shown in the picture, which of the bottle is likely to produce a musical note with the highest pitch? चलो अगर उसे हाईएस्ट पिच चाहिए, बेटा ये क्वेश्चंस इतने इजी है कि जिसका हिसाब नहीं है। हाईएस्ट पिच मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तब आता है जब एयर कॉलम सबसे कम होता है। मुझे आप वो बॉटल ढूंढ के बताओ जिसमें एयर कॉलम सबसे कम है। मिल गया आंसर। अगर जिन्हें लग रहा है मैं बहुत फास्ट हूँ तो भाई 1x पे सुनो, अगर लग रहा है मैं स्लो हूँ तो 1.5 1.2x पे भी सुन सकते हो। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉटल इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट विच हैज द हाईएस्ट पिच। हाईएस्ट पिच का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बॉटल में तब होगा जब उसका एयर कॉलम सबसे कम होगा, तो मुझे वो एयर कॉलम वाली बॉटल ढूंढनी है जहां पे एयर कॉलम कम है। तो मुझे बी दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे फॉर हाईएस्ट पिच, फॉर हाईएस्ट पिच क्या बोला है विच ऑफ द बॉटल इज लाइकली टू प्रोड्यूस फॉर हाईएस्ट पिच बॉटल बी, या हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना बॉटल बी में, इतना ही क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। बॉटल बी विल प्रोड्यूस हाईएस्ट पिच। अब ये तो आपने रीजन आई मीन आंसर दे दिया, रीजन क्या लिखोगे? सिंस पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी and frequency is inversely dependent on the length of air column। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है। अब when Sham the band leader struck both the bass drum and the kettle drum with equal force, the bass drum emitted a sound measuring 120 decibels and whereas the kettle drum produced a sound of 90 decibels। Explain this discrepancy in the loudness। भाई उसके पास दो ड्रम्स है। पहली बात तो bass drum का मतलब क्या, बड़ा वाला ड्रम का बात हो रहा है यहाँ पे, और kettle drum का मतलब क्या, छोटे वाले ड्रम का बात हो रहा है। ठीक है सर, हमें ये कहाँ पता होगा कि bass drum किसे बोलते हैं, kettle drum किसे बोलते हैं? वेरी फेयर, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ जैसे स्टूडेंट सोचेगा इन अ नॉर्मल मैनर कि भाई हमें कैसे पता चलेगा मेरे डे टू डे लाइफ में। तो सुनो मैं कैसे फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। आपने नोटिस किया कि एक जो बैस ड्रम है वो 120 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और केटल ड्रम 90। मतलब लाउडनेस कहाँ ज्यादा है? बैस ड्रम में ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ? अगर लाउडनेस बैस ड्रम में ज्यादा है तो ये क्यों, ये लाउडनेस में डिफरेंस क्यों आया? तो ये इसीलिए आया बिकॉज लाउडनेस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब खुद सोचिए, लाउडनेस पहला तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, कितना तेज चिल्ला रहा हूं, राइट। दूसरा लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, है ना, कि कितना डिस्टेंस ज्यादा है कितना डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम आएगा, डिस्टेंस कम होगा लाउडनेस ज्यादा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे तो मैंने ना, इफ यू हैव बीन चेक माय इंस्टाग्राम चैनल एंड माय आई मीन यूट्यूब चैनल तो चेक किया ही है, तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डाले हैं मैंने और इंस्टा पे भी मैंने एक रील बना के पोस्ट किया है जहां पे मैंने ये बताया है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना उतना ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होता है। यू डोंट बिलीव मी, गो चेक लर्न विद यूसुफ, इंस्टा पे टाइप करो और वहां पे ना एक रील है जहां पे मैंने टाइटल में लिखा हुआ है क्यों लाउडनेस हुआ ना इंक्रीज, एंड मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूं कि देखो लाउडनेस कैसे डिपेंड करता है विदाउट इवन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, राइट। अब शॉक हो जाओगे, और ये इसी कॉन्सेप्ट से है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है। सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो यहीं से पता चल रहा था कि ऑब्वियस ही बात है जिसने ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस किया होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसीलिए मुझे पता चला कि बैस ड्रम का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो मुद्दे पे आते हैं, एक्सप्लेन दिस डिस्क्रिपेंसी इन द लाउडनेस। हम बोलेंगे सिंस द सरफेस एरिया ऑफ बैस ड्रम is more, large sound is produced because loudness depends on surface area, right?
बिकॉज ज़्यादा पार्टिकल्स को वाइब्रेशन के लिए जगह मिलता है और ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होती है। एक सेकेंड, ये मैंने ज़्यादा पेज नहीं छोड़ दिया। ओह ओके, ज़्यादा पेज नहीं छोड़ दिए, वीडियो ही खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, फिगर में बोला है इन फिगर 7.16 ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट द टेस्ट ट्यूब्स ऑफ ईच हाइट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो सारी की सारी का हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर। फेयर इनफ, ये 20 सेंटीमीटर है आपका। उसके बाद बोला है एंड दे आर फिल्ड अप टू वाटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है और ये 18 है। बट जब भी ऐसे टाइप का सवाल है और जब एयर कॉलम वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया? एयर कॉलम वाला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ लेना देना है, राइट? ठीक है, आप कभी भी जितना क्या पानी भरा हुआ है इसका कभी आप फिक्र मत करो, ये मैं अप्रोच ही बता रहा हूं आपको। ऐसे एक आध ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ कर लिया ना, उसके बाद ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, ट्रस्ट मी। आपको जैसे ही पानी का हाइट दे दिया, पानी का हाइट से इंटरेस्टेड रहो ही मत। आप क्या करो, फटाफट जो टोटल लेंथ है, मत पढ़ो आगे का क्वेश्चन, जो टोटल लेंथ है उसमें से वाटर का हाइट निकाल दो और तुमको ना एयर कॉलम का लेंथ मिल जाएगा, बिकॉज वही मैजिक है ना? क्या मैजिक? तो पहले वाले का पानी का कितना है? 12 है। अगर पानी 12 है तो 20 में से 12 माइनस करूंगा तो ये कितना मिला? तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है? 8 है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा ये है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। व्हाट इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम? 8। चलो ये मैं 20 हटा देता हूँ, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है? 8 है। अब 20 में से 14 माइनस करूंगा तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहाँ पे कितना मिला? 6 मिला। लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहाँ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ। लेंथ ऑफ एयर कॉलम हियर इज 4 एंड लास्ट में लेंथ ऑफ एयर कॉलम ओवर हियर इज 2, राइट? तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, है ना? अब बताइए, उन्होंने बोला इफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डी, इफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डी। ठीक है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है, बाहर से मैं लाया वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक और इसको मैंने टेस्ट ट्यूब डी के मुंह पे रख दिया। ठीक है, अ लाउड साउंड इज हर्ड। अगर तुम वीडियो में हो ना और तुमने मालूम है मैंने रेजोनेंस पढ़ाया इस वीडियो में भी, जैसे ही तुमने सुना लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दिमाग में क्या आना चाहिए? रेजोनेंस आना चाहिए, राइट? भाई सुनो, ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। नहीं आया तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा नाम मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन आता है, बहुत सालों से आ रहा है रेजोनेंस का क्वेश्चन। बोर्ड स्किप करेगा ही नहीं करेगा, रेजोनेंस आएगा। ठीक है, उन्होंने बोला है डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन विद टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी when the vibrating tuning fork is placed over the mouth of each test tube. Second question बोला है give the reason for your observation in each test tube and start last में बोला है state the principle illustrated by the above experiment. मैं एक सिंपल सा, मैं तीनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा ना, उन्होंने ए में पूछा है ए बी के साथ क्या हो रहा है, फिर उन्होंने बी में पूछा है कि सारे में क्या हो रहा है। तो एक काम करता है, मैं सारों सब में टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब डी, सब में अगर मैं ट्यूनिंग फोक लगाऊंगा तो एक्जैक्टली क्या होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहानी सिंपल हो जाएगी, राइट? ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है, अभी लिख लो क्या है थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या डिस्कस किया जा रहा है? रेजोनेंस डिस्कस किया जा रहा है। तो ये तो मैं तुमने कर ही लिया। मैं ए और बी कंबाइन सॉल्व कर रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ट्यूनिंग फोक को जब मैंने टेस्ट ट्यूब डी पे रखा तो एक लाउड साउंड आया। तो मैं पहले डी का ही लिख देता हूं। मैंने डी में क्या ऑब्जर्व किया? इन टेस्ट ट्यूब डी a loud sound is heard. This means, ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, सबको पूरा क्लियर हो जाएगा। This means resonance occurred. Okay, now why does the resonance occurred? The frequency of tuning fork, अब tuning fork का फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, तो हम बार बार लिखेंगे नहीं चलेगा, खाली ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी लिखा, हम समझ जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक ब्रैकेट में लिख सकते हो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, बताइए किसकी इक्वल? इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट ट्यूब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन टेस्ट ट्यूब डी। ये समझा? टेस्ट ट्यूब डी, हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ? ये मैंने डी का ऑब्जर्वेशन बता दिया। अब ए बी और सी का बताना है, लेकिन रुको, अब अगर ए बी और सी का बताना है, आप बोलोगे हाँ सर अगर टेस्ट ट्यूब डी में रेजोनेंस है तो ए बी और सी में रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते, हमें ना उनकी जो लेंथ दी हुई है ना, उन लेंथ से कुछ तो निकालना है। क्या निकालना है सर? अब मुझे बताइए टेस्ट ट्यूब डी का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है, बराबर। टेस्ट ट्यूब डी का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। मैं चाह रहा हूं आप 2 को ना कंपेयर करो 4 से, 6 से और 8 से, करो तो क्या आएगा? सो 2 से अगर कंपेयर करोगे लेंथ को किससे? सी से,
सो सॉरी, टेस्ट ट्यूब बी का जो एयर कॉलम है अगर उसको कंपेयर करोगे टेस्ट ट्यूब सी के एयर कॉलम से, तो 2 और 4 को कंपेयर किया तो क्या आया, 1:2 आया। मतलब इनका जो लेंथ है वो 1:2 में है, राइट। अगर आप 2 को कंपेयर करोगे 6 से तो आपको क्या मिलेगा, 1:3 मिलेगा। और अगर आप 2 को कंपेयर करोगे 8 से तो आपको 1:8 मिलेगा। ये समझा, ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा पीछे आओ और वहां पे याद है हमने चैप्टर में आपने डिस्कस किया होगा कि फ्रीक्वेंसी फॉर टेस्ट ट्यूब, या फिर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी फॉर सब्सटेंसेस ओपन एट वन एंड के लिए फ्रीक्वेंसी किस रेशियो में होता था, याद करिए। इट वाज 1:3:5। ओपन एट बोथ एंड्स के लिए 1:2:3 था, याद आया। एंड क्लोज्ड एट वन एंड या फिर ओपन एट वन एंड के लिए क्या होता था, 1:3:5 होता था। इसका क्या मतलब कि अगर किसी, मान लो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी 1:3:5 है, आई मीन रेशियो 1:3:5, अगर मान लो किसी का फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो दूसरा वाला का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 15, फिर कितना होगा, 25। इसका क्या मतलब, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट लेंथ ये रेजोनेंस बताएगा। मतलब क्या कि अगर 5 सेंटीमीटर पे रेजोनेंस आ रहा है तो नेक्स्ट रेजोनेंस कब आएगा, 15 पे। नेक्स्ट रेजोनेंस कब आएगा, 25 पे। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो रेजोनेंस अगर सोचो, अगर रेजोनेंस 2 सेंटीमीटर की लेंथ पे आ रहा है तो नेक्स्ट रेजोनेंस कहां पे आना चाहिए, इसी के थर्ड फ्रीक्वेंसी पे, मतलब 1:3:5 है ना। तो 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मिलेगा। आया सवाल आया। अगर मैं 2 को 4 से कंपेयर कर रहा हूं तो 1:2 है। 1:2 मतलब इनका कोई मैच नहीं है। यहां पे ट्यूनिंग जो टेस्ट ट्यूब्स है जो ओपन एट वन एंड है उनके फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या रहता है, 1:3:5। तो अगर ये लेंथ 2 पे अगर रेजोनेंस आ रहा है, बिकॉज डी पे रेजोनेंस आ रहा था लाउड साउंड, तो ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट रेजोनेंस कब आएगा, नेक्स्ट रेजोनेंस आएगा जब वो 6 सेंटीमीटर के लेंथ पे पहुंचेगा। मतलब एक बात तय है कि बी पे भी रेजोनेंस आने वाला है, इसका मतलब ए और सी पे रेजोनेंस नहीं आएगा। चलो तो अब हम ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करते हैं फॉर ए बी एंड सी। तो मैं ना ए और सी के लिए साथ में लिखूंगा ऑब्जर्वेशन, बिकॉज एक ही चीज होने वाली है। क्या लिखेंगे, फॉर टेस्ट ट्यूब A and C, since the length of air column is not in ratio to the length of air column of test tube B। एक सेकेंड, अगर आप ये भी नहीं लिखना चाह रहा हूं तो देखो, फॉर टेस्ट ट्यूब ए एंड सी सिंस द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज नॉट इन द रेशियो टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम ऑफ टेस्ट ट्यूब डी, रेजोनेंस वोंट अकर। ठीक है, अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब सी नो रेजोनेंस विल बी अकर्ड या नो लाउड साउंड विल बी हर्ड। व्हाई? बिकॉज frequency of tuning fork is not equal to the frequency of test tube A and C। भाई तुम ये लिखना चाहो तुम ये लिखो, मेरा काम है आपको दोनों ही तरीके से समझाना, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखो। नाउ फाइनली फॉर टेस्ट ट्यूब बी था, हाँ बी के ऊपर ही मैच कर रहा था, हाँ। फॉर टेस्ट ट्यूब बी रेजोनेंस अकर्स सिंस frequency of air column of B matches the frequency of tuning fork। एंड अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक विच इज फ्रोज फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर रहा है? बिकॉज अभी मैंने बोला कि बिकॉज बी का जो लेंथ है एयर कॉलम का और डी का जो लेंथ है एयर कॉलम का वो आपस में 1:3 के रेशियो में है, तो यहां पे भी रेजोनेंस होगा, मतलब वो ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा रेजोनेंस के लिए। अब आप खुद दिमाग लगाइए लगाओ दिमाग, नेक्स्ट रेजोनेंस कहां होगा? अगर ये जवाब दे पाए ना कमेंट सेक्शन में आप लोग, तो मतलब आप लोग को ये रेजोनेंस समझ में आ गया। अगर पहला रेजोनेंस 2 सेंटीमीटर पे हुआ, दूसरा रेजोनेंस 6 सेंटीमीटर पे हुआ, तो उसके बाद तीसरा रेजोनेंस कहां होगा, किस वाले लेंथ पे होगा? सोचो
और इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप जवाब दे पाए तो आपको रेजोनेंस क्लियर हो, अगर नहीं भी जवाब दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से ये वीडियो देखो। मैं आने वाले अक्टूबर 2nd वीक या 1st वीक में पूरा यूट्यूब का सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे हम 10th ICSE का सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पूरा का पूरा सीरीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। मैं तुम्हें नहीं रैंडम 2-3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा के एक चैप्टर से बोलूंगा कि भाई हो गया। हम साथ में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है फॉर माई फ्री ebook which has 100+ MCQs on which are based on competency based and for physics. Please do check it. मुझे फीडबैक दो कि क्या तुम्हें genuinely वो genuinely वो बुक्स अच्छा लगा, कोई मिस्टेक है, तुम्हें लगता है कोई ज़्यादा बेटर क्वेश्चन हो सकता था, प्लीज़ connect with me on Instagram, learn with Yusuf. Thank you so much for being till here. Subscribe to this channel and